दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। इसके बाद जो है तो मैं आज के अहम मुकर्रिर और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे, मैं सर का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। सर नागपुर से चले, कल अमरावती थे, आज जो है तो खामगांव पहुँचे और खामगांव का प्रोग्राम लेट हुआ, उसके बाद फ़ौरन जो है तो यहाँ हमारे पास में पहुँचे, तो बहुत एक्सर्शन भी हो गया होगा। लेकिन बहरहाल मैं सर से जो है तो बड़े अदब से एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि सर आए और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अबी शरही सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़रीन, उलमाए कराम, आइमाए मसाजिद, ट्रस्टियान, भाइयों बहनों और हमारे वक्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के जो हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ है, थोड़ा सबसे पहले माजरत खाऊं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। खामगांव में काफ़ी लोग आए थे, मस्जिद फुल थी, बहुत लोगों के बहुत सारे सवालात थे, यहाँ तक कि लोगों ने गाड़ी में बैठने तक की सवालात उनके छूट रहे नहीं थे, इतने सवालात है। आपके भी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं यहाँ हूँ शाम तक। प्रॉब्लम मैं बता दूँगा खुद क्या क्या प्रॉब्लम क्वेश्चन है, लेकिन हर इंडिविजुअल मस्जिदों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी के प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो कॉमन सवाल है वो मैं हैंडल करूँगा। पोर्टल की इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर इब्राहिम साहब दिए क्या? नहीं दिए। तो सबसे पहले हम लोग जानना ज़रूरी है कि ये पोर्टल क्या है, क्यों ज़रूरी है। ये इसकी अहमियत बड़े अच्छी खुशी के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे लोग इतने जागे हैं। और ये जो रोटी बैंक वाले हमारे जुबैर भाई और उनकी जितने तंजीमें हैं, सब लोगों ने आप लोगों को जगाया है, बहुत अच्छा। मैं पिछले 15 दिनों से पूरे महाराष्ट्र पर घूम रहा हूँ। बॉम्बे में मैंने प्रोग्राम किया, ऑनलाइन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्रोग्राम किया, बहुत सारे अहमदनगर, जालना वगैरह ऑनलाइन वगैरह भी किए, काफ़ी जगह पर जाकर आया हूँ। लेकिन मैं देखा हूँ कि थोड़े से अभी भी कुछ जगह पर इसकी अवेयरनेस नहीं आई है, अहमियत समझी नहीं गई है, अहमियत समझाने की ज़रूरत है। लेकिन आज कल मेरा अमरावती में था प्रोग्राम, वहाँ पर भी उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग बुलाए थे, मेरे ख्याल से फिर भी 100-150 लोग आए, ज़्यादा नहीं आए थे। लेकिन आज खामगांव में माशाल्लाह बहुत मस्जिद फुल थी। आज यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग काफ़ी तादाद में यहाँ आए हैं। तो 2-3 चीज़ें हम लोग बात करेंगे। अब ऐसा है कि हमारे नमाज़ों का वक्त भी आता है, अभी असर की वक्त भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा समेटना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी कि क्या है भाई, क्या मामला है, एकदम से कैसा उड़ गया वक्त पोर्टल के ऊपर में। पहले तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले नहीं पोर्टल के ऊपर कुछ नहीं डालना, अब एकदम से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है कि नहीं पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन डालो, ऐसा कैसा क्या हो गया ऐसा। तो अपन इसको समझेंगे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप तरतीब से कि कानून क्या था। आप अब सब लोग जानते हैं कि हमारे अवकाफ़ी इदारे, अवकाफ़ का सिस्टम तो मुफ्ती साहब ने बताया होगा आपको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलते आ रहा है। पिछले 100 साल पहले तक इसका कोई कानून नहीं था। तो इदारों को जितने भी अवकाफ़ वफ़ की मिल्कियतें मुसलमानों ने वफ़ की थी, वो सारी लुटरी पिटरी थी, सभी लोग उसमें खुर्दबुद कर रहे थे और उसमें बहुत सारा हेरा फेरी हो रही थी। तो हमारे मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की सरकार थी, उनके पास जा कर के रिक्वेस्ट की कि सर ये हमारी अवकाफ़ की जायदादें बहुत लुट रही है, इसका कोई कानून बना के दीजिए हमको, इसकी हिफाजत हम कर सकें। तो 1923 में अंग्रेज़ों की सरकार ने पहला कानून बनाया, वक्फ एक्ट 1923। उससे बहुत सारा प्रोटेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद में मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में सरकार ने पहला कानून 1954 का बनाया, वक्फ एक्ट 1954 का। वो कानून भी सारे हिंदुस्तान के लिए लागू नहीं था, उसमें जहाँ जहाँ वक्फ की ज़्यादा थे वहाँ उसके लिए लागू था। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठवाड़ा के लिए 1954 का कानून लागू था, बाकी जगह नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग तो इसमें हैं विदर्भ में, तो विदर्भ के लोग क्या करते थे, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में चैरिटी कमिश्नर में जाकर रजिस्टर करते थे अपनी जायदादें। फिर आया 1995 का कानून वक्फ एक्ट, तो कांग्रेस की सरकार ने अच्छा कानून बनवा के दी मुसलमानों के लिए हमारी रिक्वेस्ट पर, और हमारी इन जो है प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके नीयत से कर किया। 2013 का 1995 का कानून आया,
उसके बाद में वक्फ बोर्ड बना, महाराष्ट्र में बोर्ड बना, उसका सर्वे हुआ 1999 में, 2000 में। सारे प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करना, वो कानून में लिखा था कि सरकार सारी प्रॉपर्टी का सर्वे कराएगी। सरकार ने सर्वे कराया। सर्वे कमिश्नर कौन? सेटलमेंट कमिश्नर को सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया, और हर डिविजनल कमिश्नर, डिविजनल सर्वे कमिश्नर हुआ, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल सर्वे कमिश्नर हुआ, कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ, नीचे तक तहसीलदार तक गया। ये सब लोगों ने मिलकर के सर्वे किया, लेकिन सर्वे कुछ हुआ नहीं हुआ सही है। इन्होंने क्या किया, पटवारी का रिकॉर्ड, चैरिटी कमीशन का रिकॉर्ड, सबका दोनों का रिकॉर्ड मिलाया, टोटल कर दी और वक्फ बोर्ड को दे दिया, हो गया हमारा सर्वे। और उसको सर्वे को 2003-04 में सर्वे लिस्ट करके पब्लिश कर दिया, नोटिफाई कर दिया। आप 2-3 सर्वे लिस्ट को आपको समझ में आया होगा। 2003-04 में एक गैजेट पब्लिश हुआ था, महाराष्ट्र की तमाम सर्वे की प्रॉपर्टीज़ उसमें आई थी, जो 1999-2000 में जो सर्वे की गई थी। 2003-04 में गैजेट पब्लिश हुआ। उसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका कनेक्शन इससे है। उसके बाद में वक्फ बोर्ड बना, फिर वक्फ बोर्ड में फिर और धांधलियाँ शुरू हो गई, आप लोगों ने उस वक्त में सुना होगा। फिर उसने सरकार ने मेरी अपॉइंटमेंट की 2006 में। उसके पहले काफ़ी प्रॉपर्टियाँ बिक गई थी, कुछ बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी। उसमें एंटीलिया की प्रॉपर्टी भी थी जो अंबानी को बेच दी थी। तो मुझे अनिस अहमद साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उठा के, मैं कोकर में था, मेरा पोस्टिंग वहाँ से उठा कर लाया, बिठा दिया बोर्ड में। तो 6 से 8 के बीच में मैं बोर्ड में रहा। उस दौरान में कुछ बड़ी हलचलें हुई, तो उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो नोटिफिकेशन था 2003-04 में वक्फ प्रॉपर्टी का निकला था, उसमें फिर बाद में और चेंज किया गया। उसमें 5-6 में नया नोटिफिकेशन निकला कि कौन सी प्रॉपर्टी चैरिटी कमीशन में जाना चाहते हैं, कौन वक्फ बोर्ड में रहना चाहते हैं। ये इलीगल काम हुआ, और वो दोनों अलग अलग लिस्ट बनाई गई, और उसको पूछा गया लोगों को आपको चैरिटी कमीशन में आना है कि वक्फ बोर्ड में आना है। और बहुत सारे लोगों को जिनको खुद करना था वो चैरिटी कमीशन में जाना पसंद किए, उनके लिस्ट अलग बन गई, उनके लिए अलग बन गई। इसमें फिर मेरी तकर्रुरी हो गई। 2006 में मैं आ गया, मैंने देखा ये तो सारा इलीगल काम हो गया, ये तो पावर ही नहीं है, चैरिटी में जाना नहीं जाना तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने सरकार से बात की, बोला सर ये कैसा क्या किया आपने, तो इलीगल है, इसको तो कानून ये नहीं देता, इजाज़त नहीं देता। सेक्रेटरी साहब बोले हाँ आपकी बात तो सही है। अब बोले ऐसा ये नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दो। तो 2005 का जो नोटिफिकेशन निकला था उसको मैंने कैंसिल कर दिया 2006 में। वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से कैंसिल कर दिया, वो जो केस हुआ था। अब चाहिए हो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। 2006-07 में मैं रहा। उसके बाद में कुछ और कमियां क्या कानून में थी, तो हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई, उसको हमने बताया, उन्होंने फिर कुछ सजेशंस किए। 2013 में के रहमान साहब, खान साहब हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, सर जानते हैं उनको, कर्नाटक के, और उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। ये जो वक्फ एक्ट था 1995 का, तो 1995 का वक्फ एक्ट जो 2013 में अमेंड होकर हमको मिला, इतना बेहतरीन कानून था। हाँ, बेहतरीन कानून 2013 का अमेंडेड एक्ट जो हम तक आया, वो इतना बेहतरीन कानून था, उसमें हमारे सारे मसले हल हो रहे थे। लेकिन हम मुसलमान कौम है, हम ही हमारे साथ में बेईमानियाँ करने लग गए और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको बोर्ड ईमानदार चाहिए, सीईओ ईमानदार चाहिए, चेयरमैन ईमानदार चाहिए, मुतवल्ली ईमानदार चाहिए, सब ईमानदार चाहिए, तो फ़ायदा होता था। लेकिन यहाँ सारी फौज है बेईमानों की भरी थी, तो हम लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो अभी इसलिए सर अल्लाह मियाँ ने क्या है, वो मोदी सरकार को हमारे सर पर डाल दिया। अब ये नया तरमीमी कानून आ गया, सर पर हमारे बैठ गया। क्या आपने इतना अच्छा कानून होते हुए भी इसका फ़ायदा नहीं उठाया ना? अब आपकी लायकी नहीं है कि आपको वक्फ का अच्छा कानून मिले, इसलिए उन्होंने अभी नया तरमीमी कानून 2024 के अगस्त में लाया, आनन फानन में लाया। कोई डिमांड नहीं थी मुस्लिम लोगों की। जब भी इसके पहले अमेंडमेंट हुए तो मुसलमानों ने डिमांड की थी, CWC ने कि भी हमारे लिए कानून में तरमीम कर दी, लेकिन इस बार कोई डिमांड नहीं, सरकार ने अपनी तरफ से लाया और बगैर डिस्कशन किए पार्लियामेंट में पेश कर दिया बिल को। एकदम से बिल आया, सरप्राइज, सब लोग पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे ये से कैसा बिल आ गया। कुछ लोग हमारे जानकार थे, उन्होंने बड़ा उसका सीरियसली लिया कि देखा बिल पढ़े। कुछ जानकारों ने बिल पढ़ा, अरे ये तो बहुत खतरे हैं, इसमें तो सारी हमारी इबादत गाह तबाह कर देंगे लोग, हमारी प्रॉपर्टियाँ छीन लेंगे। तो 44 तरमीमें उस बिल में पेश हुई थी, आप सब जानते हैं, मैं उसको बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा, सब ने हमने सुना है क्या चला।
बहुत हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में बहुत बहस हुई, हमारे सारे अपोजिशन के लोगों ने सब ने बहुत जम के बहस की। एक एक का आप तकरीर सुनेंगे तो बड़ी कामयाब तरीन तकरीर लोगों ने की। लेकिन उसके बावजूद में सरकार ने क्या किया, प्रेशर आया तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया। फिर जेपीसी ने क्या किया, जल्दबाजी में एक जेपीसी कंस्टिट्यूट किया और बोला कि ठीक है भाई मुसलमानों, आपको ऑब्जेक्शन है ना इस बिल पर, तो आप ऑब्जेक्शन भेजिए। पर्सनल बोर्ड ने उसको सीरियसली लिया, सबको मस्जिद को सबको बोला, इदारों को, सब लोग अपने अपने ऑब्जेक्शन भेजो। हमने मोबाइल पर ऑब्जेक्शन भेजे, ऑफलाइन भेजे, सब भेजे। 5 करोड़ ऑब्जेक्शन मुस्लिमों की तरफ से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गए और उसका हेयरिंग भी लिया उन्होंने। हेयरिंग में बहुत लोग गए, अपनी अपनी बात रखी। फिर भी सरकार को जो करना था उनको करना ही था, उनका तो एजेंडा था। उन्होंने बोला ठीक है, 2-3 थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर कर दिए उन्होंने और उस बिल को पास कर दिया। अब वो जो बिल था वक्फ उम्मीद नाम दिया उसको। वो अमेंडमेंट में एक उम्मीद, उसका नाम की अमेंडमेंट भी थी, पहली अमेंडमेंट जो थी, इसका नाम वक्फ एक्ट 1995 नहीं रहेगा, अब इसका नाम रहेगा UMEED, वक्फ यूनाइटेड मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंसी एम्पावरमेंट डेवलपमेंट एक्ट। नाम बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा नाम है। तो ये नाम दिया उसने, उसके साथ में और 43 अमेंडमेंट्स उन्होंने पेश की। पार्लियामेंट में फिर बिल आया, फिर बहस हुई, फिर ये हुआ। सरकार ने जोरों अपने नंबर के भरोसे पे उसको पास करा लिया। डेमोक्रेसी में नंबर्स थे, जिसके पास वो बादशाह है। पास हो गया। अब वो कानून पास हो गया 4 और 5 अप्रैल को पार्लियामेंट में आधी रात में, और 8 अप्रैल को उसको राष्ट्रपति के कंसेंट मिल गया और वो अमल में आना शुरू हो गया। 8 अप्रैल 2025 से ये कानून लागू हो चुका है। ये जो है ये लागू हो चुका। आपको ये ना समझे कि अभी बिल नहीं बचा है, ये बिल नहीं बचा है, ये कानून लागू हो गया। एक बात समझ लीजिए, ये जो अभी कानून है जिसके पोर्टल की बात हम कर रहे हैं, ये कानून बन चुका है, ये देश का कानून है। सर एक बात होगी, ऐसा है कि 5 बजे तक हमको खर्च करना पड़ेगा असर का जी जी, तो आप उसको थोड़ा सा उम्मीद पोर्टल पर अगर आ जाए। हाँ मैं आता हूँ। तो उम्मीद पोर्टल ये जो कानून लागू हो गया है, अब इसका लास्ट डेट जो है, कानून लागू हो गया 2000 अप्रैल से लागू है, तो 6 महीने की मुदत दी है सेक्शन में। 6 महीने भी ख़त्म हो गए, लेकिन पोर्टल उन्होंने लेट शुरू किया, इसलिए उन्होंने 5 दिसंबर तक का उसका मुदत दी है। 5 दिसंबर तो आपको डालना है, ठीक है। दूसरी आपको जो इस पर जो जाना है, आपकी असर की नमाज़ 5 बजे है ना? नहीं मतलब रुका जा सकता है 5 बजे। हाँ नहीं ठीक है, मैं आधे घंटे में इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट कर दूँगा। जो ज़रूरी बातें हैं नहीं, पोर्टल भी समझा देंगे। बहुत पोर्टल बड़ी बात नहीं है, पोर्टल बहुत छोटी चीज़ है। पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन डालना बहुत, इसका टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस आधा घंटे का काम है और आपके मोबाइल से भी डाल सकते हैं आप, बहुत डिफिकल्ट नहीं। मैं बताऊंगा आपको स्टेप्स, और आपके डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर इधर है आपको मदद करने के लिए, ये भी आपको मदद करेंगे और करा देंगे इंशाल्लाह। बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो, लेकिन उसका बैकग्राउंड पीछे का समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे ना, तब तक उसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी आपको। तो ये इसका कानून में जो दिया हुआ है वो है 6 महीने की मुदत। अभी तक कभी कानून में इस तरह की मुदत डाली नहीं जाती, और 6 महीने के बाद में जो है वो अब अपन आते हैं पोर्टल पर। अब पोर्टल के अंदर में जो है ये सेक्शन 3, अभी इनमें क्या जो तरमीमें की है ना, टोटल 48 अमेंडमेंट्स किए, 48। उसके अंदर में सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 में सेक्शन 3A, 3B, 3C, 3D, 3E 5 सेक्शन नए डाले कानून में, आप देख सकते हैं। सेक्शन 3A क्या बोलता है, इसके बाद जो भी नया वक्त बनेगा उसको उसके पास में उस ज़मीन के माल की हक के कागज़ होना चाहिए, 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड एक कंपलसरी है। दूसरी चीज़, उस ज़मीन वाले ने वो उसको वक्फ किया हुआ होना चाहिए, तो वक्फनामा होना चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट नए रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरीली है, सेक्शन 3A बोल रहा है। सेक्शन 3B क्या बोल रहा है कि जितने भी अवकाफ़ी इदारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, सब इदारों ने अब
पोर्टल के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। ख्याल रखें, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उनको कंपलसरी है कि वो पोर्टल पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालें। अब उसमें और भी 3-4 कैटेगरी आती है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कब तक डालना है? सेक्शन बोलता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने कब ख़त्म हो रहे हैं? 5 दिसंबर को। अगर 6 महीने में नहीं डाले तो क्या होगा? तो आप हर एक को, आप में से हर एक को औरंगाबाद के वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि सर 6 महीने में हम नहीं डाल पाए, अभी हमको आप एक्सटेंशन दो। तो कानून में लिखा है कि 6 महीने में नहीं डाल पाए तो 6 महीने का एक्सटेंशन देने की पावर वक्फ के ट्रिब्यूनल को है। फिर आप जाओ, वकील करो, 10,000 रुपये उसको दो, वो एप्लीकेशन लगाएगा, जज साहब राज़ी हुए तो ठीक है, नहीं राज़ी हुए तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, टाइम गया आपका। अब टाइम चले गया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वैसे ही नए वक्फ का रजिस्ट्रेशन। अब दूसरा सवाल आ गया, जो वक्फ के इदारे रजिस्टर्ड है उनको तो अपना पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो कई हज़ार इदारे ऐसे हैं जो 8 अप्रैल 2025 के पहले रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। मस्जिदें चल रही है 25-25 साल, 50-50 साल से चल रही है, रजिस्टर्ड नहीं किया। उनका क्या? उनके लिए भी कानून में प्रोविजन किया है कि उन्होंने भी 3 महीने के अंदर इसी पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त देनी है, पोर्टल पर रजिस्टर करना है। ये सेक्शन 36 है, ठीक है। तो जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनको भी 3 महीने में रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पर। 2 बातें अलग होगी, एक जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिनका नहीं हुआ है उनको नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, वो भी इसकी भी मुदत 3 महीने दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 61 पर। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं की है हमने तो क्या होगा? दोनों अगर चीज़ें नहीं की, अगर जो रजिस्टर्ड अवकाफ़ी इदारे हैं उन्होंने अगर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली और नए वक्फ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या सज़ा हो सकती है? ये सज़ा का प्रावधान है। ये सज़ा होती है इसके अंदर में कि जिन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली उनको 6 महीने की सज़ा, जेल हो सकती है, या 20,000 रुपये से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है। हाँ, जिन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन, जिन रजिस्टर्ड इदारों ने अपनी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर नहीं डाली उनको 6 माह की सज़ा हो सकती है और कम से कम 20,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखिए, अब ये किसको लग सकता है? अकेले वही नहीं कि जिन्होंने वक्फ पोर्टल पर, वक्फ बोर्ड में अपनी रजिस्ट्रेशन किया है। अब ये पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन किसको डालनी है? 4 कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास, 5 कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास। अवकाफ़ी इदारों अगर आप डिवाइड करो तो 5 कैटेगरी में होते हैं। पहली कैटेगरी है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, दूसरी कैटेगरी है जो चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है और उनकी फाइलें वक्फ बोर्ड में ट्रांसफ़र हो गई है, तीसरी कैटेगरी है जो चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है लेकिन उनकी फाइलें वक्फ बोर्ड में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, चौथी कैटेगरी ये जो सर्वे में जो प्रॉपर्टी नोटिफाई हुई है, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हो या न हो इसका फ़र्क नहीं पड़ता। 4 कैटेगरीज है। और 5वीं कैटेगरी जिसका रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं हुआ है। 5 कैटेगरी है, इसके बाहर कोई 6वीं कैटेगरी नहीं है आपकी। 5 कैटेगरी में से कोई भी इदारा आप ढूंढो, 5 कैटेगरी में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ये है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर डालना है, पोर्टल पर डालना है। दूसरी कैटेगरी है जो चैरिटी कमीशन में रजिस्टर हुए थे 95 से पहले, वक्फ बोर्ड आने के पहले, 2000 से पहले, ठीक है, लेकिन उसमें 2 चीज़ है, कुछ लोगों की फाइलें, कुछ मस्जिदें थी, कुछ दरगाहें थी, कब्रस्तान थे, वो सब फाइलें चली गई वक्फ बोर्ड में, वो डीम्ड वक्फ कहला जाते हैं 43 सेक्शन 43 में, डीम्ड टू बी वक्फ। क्योंकि अगर उसमें मस्जिद है, किसी ने वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की हुई है, कब्रस्तान है, दरगाह है, ये तो डीम वक्फ है ही है। इनकी प्रॉपर्टी तो, इनकी सारी फाइलें कमिश्नर ने, चैरिटी कमिश्नर ने, मैंने खुद चैरिटी कमिश्नर से मीटिंग करके मेरे पीरियड में सारी फाइलें मैंने ट्रांसफ़र करवाई वक्फ बोर्ड में, 2007 की बात है। मैंने खुद ऑर्डर निकलवाया सेक्रेटरी के पास बैठकर, चैरिटी कमिश्नर को बोल करके, और मैंने जाकर हमारे वक्फ ऑफिसर को भेज कर फाइलें मंगाई और वो सारे वक्फ बोर्ड में हमने जमा कराई।
तो ये दूसरी कैटेगरी है जिनके रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमीशन में हुए और जिनके फाइलें वक्फ बोर्ड में चली ट्रांसफ़र हो गई है। तीसरी कैटेगरी है जिनके, अब ये दोनों कैटेगरी, पहले दोनों कैटेगरी को अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे डालना ज़रूरी है। तीसरी कैटेगरी है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन में जो लिस्ट गैजेट में आई है, वो गैजेट में अगर उनका नाम है तो उनको भी अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे डालनी है। गैजेट लिस्ट है वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर अवेलेबल है और इनके पास भी उसका PDF है, तो वो PDF आप डाल दीजिए। तो उसमें तालुका वाइज लिस्ट दी है लेकिन उसमें इदारे कम हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी है नोटिफिकेशन में जिनके इदारे आए हैं, भले आपके पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो तो भी आपको पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। चौथी कैटेगरी है जो चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड हुए थे मदारिस, लेकिन वो मदारिस चैरिटी कमीशन में ही रहना चाहते हैं, उनकी फाइलें ट्रांसफ़र नहीं हुई है वक्फ बोर्ड में। उनको अगर वो चैरिटी कमिश्नर से अपना लेवा देवा कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, म्यूटेशन करा रहे हैं, तो उनको अपनी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डीम टू बी वर्कमैन नहीं आते। और पांचवी कैटेगरी है जिनके अभी तक कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, न वक्फ बोर्ड में हुआ है न चैरिटी कमिश्नर में हुआ है, उनको भी अपनी इन्फॉर्मेशन वक्फ पोर्टल पे डालनी नहीं है। लेकिन जिनके इदारे खड़े हैं, मस्जिदें खड़ी है, दरगाहें है, कब्रस्तान है और वो उनके पास रजिस्ट्रेशन है कोई भी, न वक्फ बोर्ड का है न चैरिटी कमिश्नर का है, तो वो डेंजर जोन में है, डेंजर जोन में है। तो उनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए किसी न किसी कानून का। अब कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा है और कांग्रेगेशन की नमाज़ हो रही है, भोंगे पे अजान हो रही है और किसी ने कंप्लेंट दर्ज कर दिया आपके नाम के, पुलिस स्टेशन ने बुला लिया आपको कि भाई यार नमाज़ पढ़वा रहे हैं आप, तो आपका किसका रजिस्ट्रेशन दिखाइए ज़रा वक्फ बोर्ड का। तो सर हमारे पास नहीं है, चैरिटी कमिश्नर का वो भी नहीं है, फिर तुम मस्जिद कैसे चला रहे हो, कल से ताला लगाओ, तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ताले लग गए बहुत सारी मस्जिदों पे, ये डेंजर है। इसलिए जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, देखो कानून का सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कानून के प्रोटेक्शन में ही चलना पड़ेगा। जितनी मस्जिदें मदारिस से अभी ढहाई जा रहे हैं यूपी और बिहार वगैरह में, आपने सुन रहे होंगे, वो सब गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं। तो कानून में आपको अपने आप को बिठाओगे तो प्रोटेक्ट हो जाओगे, नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो इदारे रजिस्टर्ड नहीं हुए अभी तक कहीं पर भी, अब किसको कहाँ रजिस्टर करना है, मदारिस को कहाँ करना है साहब, इसको कहाँ करना है, वो एक अलग सवाल है, उसको हम बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे। तो ये 5 कैटेगरी मैंने बताई है, वही कैटेगरी जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में या चैरिटी में रजिस्टर्ड थे और उनकी फाइल वक्फ बोर्ड में पहुंच चुकी है। ये 2 कैटेगरी के लोग और एक गैजेट में जिनके नाम आए हैं, 3 कैटेगरी के लोग जो है अपनी वक्फ की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पोर्टल पर डालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब पोर्टल ये हो गया, पोर्टल की अहमियत मैंने बता दी आपको। पोर्टल पर अगर इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी तो कल वक्फ के कानून का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। अब आपके मस्जिद के 25 कमरे आपने किराए पे दे रखे हैं और 25 साल से लोग कोई किराया भी नहीं दे रहे हैं, 5 रुपये 10 रुपये दे रहे हैं, खाली भी नहीं कर रहे हैं, और आपने उनके साथ में कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया 11 महीने का, तो उनको खाली कराना है, तो कहाँ जाओगे आप सिविल कोर्ट में जाते हो, गलत है वो। आपके लिए वक्फ का कानून का सपोर्ट है, आपको सीधा वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट करें, उसको इंक्रोचर डिक्लेयर करे, उसको नोटिस दे दे, उसको बोला कि भाई तेरे को अगर तेरा नए कानून के हिसाब से तेरा ठीक नहीं है तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले आकर के, नहीं करता है तो तेरे को इंक्रोचर माना जाएगा, तेरे केस हम ये वक्फ बोर्ड में चलाएंगे। वो नहीं खाली करता है तो वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट करे, वक्फ बोर्ड का CO इंक्रोचमेंट की केस चलाएगा, ट्रिब्यूनल में डालेगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, आपका जो दुकान मकान है ये 6 महीने के अंदर आपको खाली करके मिल सकता है। ये एक प्रोटेक्शन है, ये तभी होगा अगर आप वक्फ बोर्ड से जुड़े रहे, पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन है आपकी डाली हुई है, वक्फ रजिस्टर्ड है आपका, तो ही मिलेगा, नहीं तो अनरजिस्टर्ड वक्फ की कोई 0 वैल्यू है। अब ये है, अब ये पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन आपने डाली तो इसके ऊपर में, इसके पहले भी पोर्टल ऐसे थे, एक वामसी पोर्टल हुआ करता है, वामसी के ऊपर में 12 साल तक इन्फॉर्मेशन डाली, लेकिन अभी भी बहुत परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी गलतियाँ उसमें है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अभी सरकार ने क्या बोला कि वामसी को डालो, चलो इसको कर दो, नया पोर्टल बना दे। तो जब कानून बना तो पोर्टल भी नया बना, तो ये पोर्टल ये बना।
अभी इसमें बोला कि भी एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, तो करेक्ट का क्या है, तो करेक्ट का जो डालेगा इन्फॉर्मेशन कौन, पहले जिम्मेदारी हमसे पे क्या थी, वर्क बोर्ड पे जिम्मेदारी थी। वर्क बोर्ड बुला के उनको इन्फॉर्मेशन पूछता था, डालता था। इन्फॉर्मेशन सही लोग देते नहीं थे, मुतवल्ली वर्क बोर्ड ने डाला नहीं। अब क्या जिम्मेदारी डाली है, मुतवल्ली पे जिम्मेदारी डाली है। कौन करेगा, मुतवल्ली। नहीं किया तो सज़ा किसको होगी, मुतवल्ली को। मुतवल्ली शिप चले जाएगी। तो अभी पहला कान है मेकर बोलते हैं उसको, ये हो गया मेकर जो इन्फॉर्मेशन डालेगा। फिर ये इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर साहब चेक करेंगे, इब्राहिम साहब, ठीक है, जहाँ जहाँ जो भी डिस्ट्रिक्ट में है वो उसको चेक करेंगे उनके रिकॉर्ड में जो भी है बुला करके, और बोलेंगे ठीक है, अगर उनको लगा गलत है तो आपको बुलाएंगे कि ऐसा इन्फॉर्मेशन गलत डाली है आपने, ये ठीक करेगा करें। फिर चेक करेंगे, इनके 50-60 कॉलम है वो चेक करेंगे, बाद में ओके करेंगे। फिर इसको अप्रूव करना है उनके, एक तो सीईओ को अप्रूव करना है या कलेक्टर को करना है, जो भी सरकार अपॉइंट करेगी उसको अप्रूव करना है। जब अप्रूव हो जाएगा फाइनली, तभी आपको पोर्टल में दिखने लगेगी इन्फॉर्मेशन, फाइनली एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो ये 3 चेक इसमें रखे हैं। अगर आपका काम है मुतवल्ली होगा, आप मेकर है, डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर चेकर है, और सीईओ जो है वो अप्रूवर है, ठीक है। तो ये हो गया 3 लेवल ऑफ चेक। अब आ जाइए पोर्टल पर आ जाते हैं। पोर्टल क्या है, पोर्टल क्या है, आम पोर्टल जैसा पोर्टल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जो है ये जो ऊपर का URL बोलते हैं इसको, एड्रेस है, ये गूगल में टाइप करेंगे आप www.umeed.minorityAffairs.gov.in, ये पोर्टल खुलेगा, ये विंडो खुलेगी। अब मैं लाइव नहीं दिखा सकता, आपको बोर्ड वाले दिखा देंगे। मैं आपको जो चंद ज़रूरी चीज़ें उतनी बताऊंगा जो आपको इन्फॉर्मेशन डालने के लिए ज़रूरी काम पड़ती है। तो अब ये जो है, ये पोर्टल खुला, पोर्टल के अंदर में ये विंडो दिखेगी आपको, नीचे भी ये विंडो। इसमें जो एरो दिख रहा है काले वाला, वो जो येलो कलर का जो है वो रजिस्टर लॉगिन का दिखा है। तो उसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा है वो अपने आप का अपना अकाउंट खोलेगा, वो लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा अपने आप को। अच्छा, वो कोई भी हो सकता है, मुतवल्ली भी हो सकता है, मुतवल्ली का नायब मुतवल्ली भी हो सकता है, मुजावर भी हो सकता है, उसका क्लर्क भी हो सकता है। उसको ऑथोराइज़ किया जाना चाहिए। नायब मुतवल्ली तो मुतवल्ली ऑथोराइज़ करेगा, मुतवल्ली है तो वक्फ बोर्ड ऑथोराइज़ करेगा। तो दोनों कॉलम उसमें आते हैं। तो इसको आप क्लिक करें, ठीक है। तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आप, किसको क्लिक करेंगे आप, रजिस्टर को, तो ये वाला विंडो खुलेगा, ऐसा सामने आएगा। ये विंडो जब सामने आएगा तो इसमें ये जो बॉक्स दिख रहा है, वो बॉक्स, इसमें 2 कॉलम है, एग्जिस्टिंग वर्क रजिस्ट्रेशन, और रेड कलर में है न्यू वर्क रजिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको 2 चीज़ बताई, जो वक्फ के इदारे रजिस्टर्ड है उनको अपनी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग वर्क रजिस्ट्रेशन में जाके डालनी है। जो वक्फ इदारे रजिस्टर्ड नहीं है उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है न्यू वर्क रजिस्ट्रेशन का क्लिक करोगे तो डालना है, ठीक है। तो हम चलते हैं एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जैसे आप ये एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का ये करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको आपके मोबाइल, उसके पहले आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अच्छा, मोबाइल नंबर डालते वक्त में ध्यान रखें, ये इन्फॉर्मेशन जो मेकर का काम करेगा ना, वो मुतवल्ली करे तो ज़्यादा अच्छा, चाहे मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वो करे तो ज़्यादा अच्छा। किसी और को ऑथराइज़ करोगे तो किसी और का भी नंबर डालोगे, ठीक है, वो नंबर आखिर तक चलेगा, मोबाइल नंबर, उससे से आपको पोर्टल ओपन होगा, उसी नंबर पे OTP आएगा। तो इसलिए आप उसका नंबर डालें, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में गेट OTP के बटन दबाएंगे, OTP बुलाओ, फिर आपके मोबाइल पे इमीडिएट OTP आ जाएगा 1 सेकंड में। वो OTP देखकर आप OTP के सेक्शन में डालेंगे। जैसे ही आप इधर एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे करेंगे, तो आपको ये वाला विंडो खुलेगा। ये क्या का विंडो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूज़र इन उम्मीद पोर्टल। अब आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा है बंदा, उसने अपने आप को रजिस्टर कराना है, अकाउंट खोलना है। जैसे हम जाते हैं बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ऐसा अपना अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के लिए आपका नाम डालना है, मिडिल नेम, पहला नेम, सरनेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, फिर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। फिर इधर ईमेल डालना है, ईमेल नंबर डालना है, ईमेल पर भी OTP आएगा। दोनों में वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, क्लिक करके वेरीफाई करोगे तो ये हो गया काम। यहाँ डालना है आपको कैटेगरी ऑफ यूज़र,
आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है, तो इसमें आप ये क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें मैनेजमेंट कमेटी है, मुतवली है, मैनेजर है, 10-12 लोगों के नाम है, कोई भी जो प्रॉपर है उसको सिलेक्ट कर लिए, उसको किसने अपॉइंट किया उसका नाम यहाँ क्लिक करें, वो भी लिस्ट में आ जाता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में है ऑलरेडी। लाइव रहता तो हम आपको बताते करके। हाँ नहीं लाइव नहीं है ये तो प्रेजेंटेशन में डाला है, लाइव में बता सकते हैं। हाँ चलाएंगे, अभी नहीं चला सकते, मैं लाइव चलाएंगे, ये आपके वर्क ऑफिसर बता देंगे लाइव चला के, क्योंकि हम वो कराएंगे तो वो 5 बज जाएगी यहाँ पर ही आपको, तो टाइम बहुत लगेगा उसमें। वो लाइव में पूरा 1 घंटे का डेमोस्ट्रेशन है वो, उसके लिए आपको सेशन रखना पड़ेगा। ये इब्राहिम साहब को बुला लो, वो करा के दिखा देंगे आप, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में रिलीजन पे पूछता है वो, डालने वाले का रिलीजन क्या है, मुसलमान है कि हिंदू है कि कौन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका और इसके बाद में ये हो गया हाँ, अब ये एड्रेस, एप्लीकेंट का एड्रेस और डिटेल डालना है। जो यूज़र रजिस्टर करा ना अपने आप को, वो जो है अपना स्टेट डालेगा, कौन सा वर्क बोर्ड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, महाराष्ट्र वर्क बोर्ड। जैसे आप एड्रेस डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालेगा, पेंशनर है कि क्या है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम खुद ही ले लेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता। तालुका डिस्ट्रिक्ट भी डाले तो फिर जो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से तालुके आते हैं वो खुद ही बता देगा आपको। तो तालुका डालोगे तो वो तालुके में रूरल डालेंगे तो आपके गाँव के नाम भी वो खुद ही बता देगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। फिर एड्रेस डालना है, एड्रेस नंबर 1, नंबर 2, मेन एड्रेस नंबर लाइन नंबर 1 में डालिए। एलजीडी कोड है, एलजीडी कोड क्या होता है, ये लोकल बॉडी कोड है, लोकल गवर्नमेंट होती है ना, म्यूनसिपाल्टी है या ग्राम पंचायत है, जैसे आप डालोगे नाम अकोला नगर परिषद तो उसका कोड यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी तो यहाँ सबमिट की बटन है नीचे, ठीक है। तो सबमिट के आपने क्या किया, यूज़र जो मेकर है वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डालेगा, अपना आधार डालेगा, उसका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा और एक एड्रेस प्रूफ लगेगा और खुद का फ़ोटो लगेगा, वो उसको बाद में डालना है। तो ये पहले नाम वाम एड्रेस वेड्रेस डाल दिया तो यहाँ सबमिट कर देगा। जैसे सबमिट बटन करेगा वो तो उसका काम फिर से वो उसका यूज़र हो गया, फिर ये आ गया विंडो आपका वही वाला। इसमें एग्जिस्टिंग वाला जो है वो आप बटन दबाइए तो इसके बाद में उस यूज़र के डॉक्यूमेंट मांगता है वो, चूज़ फाइल अपलोड डॉक्यूमेंट। जो अप्लाई कर रहा है यूज़र है उसका डॉक्यूमेंट है, उसका आईडी कार्ड, वो एड्रेस प्रूफ, उसका फ़ोटो, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी फ़ोटो लेकर के उसको सेव करना है मोबाइल में या लैपटॉप में, और वहाँ से सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। वो बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जो लोग मोबाइल इसका काम करते हैं ना, CSC वगैरह का, CSC वाले वगैरह जो है इनको लिए आसान है बहुत। अपने लोग हमेशा फॉर्म भरते हैं ना, तो आपको इनको सबको पता है, आपको ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। हाँ CSC वाले बहुत लोग हैं, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इनको बोलो ये कर देंगे, और बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज नहीं करना है। तो इसके बाद में अच्छा पैसे ले सकते हैं आप, लेकिन इतने भी मत ले लिए कि वो परेशान हो के बेचारा भाग जाए, वो अपना अपलोड ही नहीं कर। हाँ सही है। अच्छा इतने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आइडेंटिटी में, ये कोई भी डॉक्यूमेंट चलता है, इसमें आधार चलता है, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चलता है, ठीक है। और वैसे एड्रेस प्रूफ के लिए ये सब डॉक्यूमेंट चलते हैं। सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी। वोटर आईडी एड्रेस प्रूफ करके डाल दिए आप और वो डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं, अब आ गया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब डालनी है आपको वक्फ की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन। ये असल बात है, यहाँ थोड़ी बात समझने की बात है। प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर को लिए टाइम अगर कम पड़ेगा तो असर के बाद भी बैठ सकते हैं, अगर बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाँ असर के पढ़ने का इंतज़ाम है। इसको 5 बजे तक
कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ जी जी। तो अब जब आपने अब जैसा उधर लॉगिन डाल दिया, लॉगिन कर दिया, एग्जिस्टिंग पे पर बटन दबाई, तो अब ये नई विंडो खुलेगी। इसमें 3 ऑप्शन दे रहे हैं। एक है अपलोड एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड वर्क, एक है न्यू वर्क रजिस्ट्रेशन, और एक है लिटिगेशन। तो लिटिगेशन में वो फिर आपके कोर्ट की जो केसेस है उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो ज़्यादा अपने लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन नया वर्क जिसको रजिस्टर करना है उसको यहाँ जाना है न्यू वर्क में, और जिसको अपने वर्क की इन्फॉर्मेशन डालनी है उसको अपलोड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ डालना है। ये बच्चों को पता है कहाँ जाना है। तो यहाँ जैसे डालेंगे आप, तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो आपको जो है ये वाली विंडो खुलेगी। ये वाली, ये पूछ रहा है वर्क बेसिक डिटेल्स, आपके प्रॉपर्टी के बेसिक डिटेल डालिए, बेसिक डिटेल्स। उसके अंदर में सबसे पहला है कि कौन सा वर्क बोर्ड है आपका, महाराष्ट्र वर्क बोर्ड, ऑटोमेटिक ले लेगा आपका एड्रेस देख कर वो। उसके बाद में डू यू एनी वर्क प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, तो है तो एस डालना है। जैसे आपने एस डालेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वर्क बोर्ड ने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो दिया हुआ नंबर है वो नंबर डालना है आपको। लेकिन उसमें नंबर में भी एक थोड़ा क्लिच है, इसके अंदर में जो है ना 7 डिजिट के फिगर लेता है। ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें 3 डिजिट से नीचे लेता नहीं है वो। तो आपका नंबर अगर वो जो सर्टिफिकेट आपको मिला होता है ना उसमें लिखा रहता है MSWB ऑब्लिक नागपुर ऑब्लिक 225/06। तो 06 जो है वो ईयर है वो छोड़ दो आप, 225 है वो आपका नंबर है। तो उसको 0 लगाना है पहले, 4 डिजिट में करना है। और आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम का 3 डिजिट लेने हैं पहले। जैसे अकोला है AKL जो है AKL डाल के 30 225 डालें तो 7 डिजिट हो जाएंगे। 7 डिजिट डालेंगे तो आपका ये नंबर ले लेगा। या आपने सिंपल नाम अल्फ़ाबेट नहीं भी डाले तो भी 4 डिजिट आपको डालोगे। 3 आपका नंबर 3 डिजिट में है तो आपको पहले 0 लगाना है। वो इन्फॉर्मेशन है दी हुई है। इसके बाद में 3-4 सवाल करता है जो ज़रूरी है। वर्क का यूसेज क्या है पूछ रहा है, उसका नेचर क्या है पूछ रहा है, ठीक है, मोड ऑफ वर्क क्या है, टाइप ऑफ वर्क क्या है। तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि ये जो है ना यूसेज क्या है, मस्जिद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मदरसे के लिए कर रहे हैं, ईदगाह के लिए कर रहे हैं, वो लिस्ट में आ जाता, आप सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद में नेचर ऑफ वर्क क्या है, इसका नेचर क्या है कि चैरिटेबल है कि रिलीजियस है कि पायस है। दरगाह है तो पायस डालेंगे, मस्जिद तो रिलीजियस डालेंगे, दवाखाना है तो चैरिटेबल डालेंगे। ये है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कितने एरिया है उसका यूनिट डालना है आपको, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में, उसके हिसाब से डालना है। और इधर जो है एक इम्पॉर्टेंट है कि सिलेक्ट यूसेज, नहीं इधर मोड ऑफ वर्क है। मोड ऑफ वर्क ये समझना ज़रूरी है। मोड ऑफ वर्क बोलते हैं किस तरह से वो वर्क कायम हुआ, उसके 4-5 कैटेगरी इसमें दी है। आप जैसे बटन दबाएंगे शामलात पार्टी आती है, उसमें मशरूत खिदमत आती है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें। एक है वर्क बाय यूज़र, एक वर्क बाय डेडिकेशन, और एक है वर्क फलाल औलाद। वर्क फलाल औलाद होती है औलाद के लिए कोई वर्क करता है तो उसको बोलते हैं अपने आप वो है नहीं कैसे, और होंगे भी तो उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया अपने आप को। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वर्क बाय यूज़र और वर्क बाय डेडिकेशन। तो वर्क बाय यूज़र किसको बोलते हैं, जो कई ज़माने से, कदीम ज़माने से वो मस्जिद या दरगाह चली आ रही है, हमको पता नहीं किसने बनाई थी, प्रॉपर्टी किसने दी थी, वक़्तनामा नहीं है, यूज़ में करके यूज़र में, तो हमको वर्क बाय यूज़र का एक टर्मिनोलॉजी पुराने वक्त में थी, एक्ट में थी कि हम उसको वर्क बाय यूज़र करके रजिस्टर कर लेते थे। इसके अंदर में कई ऐसे भी प्रॉपर्टी हमने रजिस्टर कर ली जो सरकारी ज़मीनों में बनी हुई है, लेकिन मस्जिद है 25 साल से, तो वर्क बाय यूज़र है तो हम लोग कर लिए उसको रजिस्टर। अब वो नए कानून में वर्क बाय यूज़र हट गया, जो रह गई वो रह जाएगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, नए में वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी, तो अब वो नहीं कर सकते। तो वर्क बाय यूज़र को आप समझ लीजिए, आपके जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें आधे से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वर्क बाय यूज़र में ही हुई है, ये वाकिफ़ नहीं होता है कहीं। और डेडिकेशन किसको बोलते हैं, हमारे प्रॉपर्टी हमने अगर किसी वफ़ को, मस्जिद को डेडिकेट की है, वफ़ की है, दी है अल्लाह के नाम पर, सवाब की नीयत से, सवाब जारिया मिलेगा, तो वो डेडिकेशन किया तो उसको वक़्त बाय डेडिकेशन बोलते हैं। तो उन्हें किसी ने अपनी ज़मीन देना चाहिए, किसी ने अपना मकान देना चाहिए, वफ़ करना चाहिए, तो वफ़ नामा उसका होता है कि मैंने अपनी
मैं ये मिल्कियत का मालिक हूँ, मैंने अल्लाह की मर्ज़ी रज़ा के लिए अपनी प्रॉपर्टी इस मस्जिद को वक्फ़ की है। ऐसा वक्फ़नामा होता है, उसको वक्फ़नामा बोलते हैं। आमतौर पे उसको गिफ्ट डीड बोलते हैं या हिबानामा, पर्सनली जो करते हैं वो। तो वक्फ़ किए तो उसको हिबानामा नहीं बोलते, वक्फ़नामा बोलते। तो वक्फ़नामा, तो इसमें 3 कैटेगरी है मोड ऑफ वक्फ़ में। तो आपको 2 कैटेगरी में ध्यान रखना है। वक्फ़ बाय यूज़र, अगर आपके पास वक्फ़ डीड नहीं है, वाकिफ़ का नाम नहीं मालूम, तो वक्फ़ बाय यूज़र में जाइए, वहाँ क्लिक करें। अगर आपको किसी ने प्रॉपर्टी दिया है, वक्फ़नामा है, वाकिफ़ का नाम पता है, तो वक्फ़ बाय डेडिकेशन में जाइए। कई मस्जिदें हमारी कंट्रीब्यूशन से, डोनेशन से ज़मीनें खरीद करके बनाई है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो भी आप वक्फ़ बाय डेडिकेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स में उतना ज़रूरी है। जो अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा वो ख्याल रखे इस बात को। इसके बाद में वाकिफ़ के डिटेल पूछेगा। जैसे आपने ऊपर डाला कि वक्फ़ बाय यूज़र, तो वक्फ़ बाय यूज़र जैसे डालेंगे तो आप अगला सवाल करेंगे वाकिफ़ कौन था, उसका नाम, डिटेल, पता, एड्रेस, उसका रिलीजन, मिडल नाम, ठीक है, फादर्स नेम, ये सब पूछेगा वो। उसके बाद में एड्रेस पूछेगा प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी वक्फ़ की गई उसका एड्रेस क्या है। वो एड्रेस में क्या है, महाराष्ट्र स्टेट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, रूरल है, अर्बन है, एलजीडी कोड खुद ब खुद ले लेगा। उसके बाद में उसका खसरा नंबर डालना है, खसरा नंबर होगा, अर्बन प्रॉपर्टी है तो सिटी सर्वे नंबर होगा, जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद में बाउंड्रीज पूछता है, जो आपकी मस्जिद बनी है कि चारों तरफ क्या क्या चीज़ें है, बाउंड्रीज, उधर रोड है, पीछे इसका मकान है, इसे उधर उसका, ईस्ट में वो है, वेस्ट में वो आपको डालनी है। ये तो बहुत सिंपल है। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो लीज के बारे में पूछ रहा है आपको। लीज आप 2 तरह का लीज होता है। एक तो कुछ मदरसे हमारे लीज पे लिए हुए, किराए पे लिए हुए बिल्डिंग में चलते हैं, उसको भी लीज होता है, लीज लिया हुआ। और बहुत सारे हम अपने लीज पर देते हैं, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे मस्जिदों के, दरगाहों की प्रॉपर्टी, ज़मीनें लीज पे दी हुई रहती है। तो ये लीज गवर्न होती है लीज रूल्स से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए लीज रूल्स बनाए 2014 में, उस पर कमेटी बनी थी, हमने भी उसमें रिकमेंडेशन भेजा था। 14 में बने लीज रूल्स, 18 में अमेंड हुए, 20 में फिर अमेंड हुए। अब जो भी प्रॉपर्टी आपके मस्जिदों की हो, किसी भी चीज़ की हो, अगर आपको किराए पे देनी है उसको लीज बोलते हैं, सिंपल। तो मुतवल्ली को पावर कितने हैं, मुतवल्ली को 1 साल से ज़्यादा के पावर नहीं है, ये समझ लीजिए आप। 1 साल के से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी आपको लीज पे देनी है 30 ईयर्स तक दे सकते हैं मैक्सिमम, कानून बोलता है। लेकिन उसके लिए वक्फ बोर्ड की प्रायर सैंक्शन होना, देने से पहले सैंक्शन होना, वक्फ बोर्ड का प्रायर अप्रूवल चाहिए उसका, नहीं तो नहीं दे सकते। अब दिया है कि नहीं, हज़ारों लोगों ने दे के रखी है, किराएनामे भी नहीं है, 25 साल से किराएदार रहे। ये सारा इलीगल मामला है, फंस जाएंगे आप, सब इलीगल है। जहाँ पर भी ऐसा चल रहा होगा कि 1 साल से ऊपर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से वो किराएदार बैठा है, आप उनसे किराया भी ले रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे, खाली कर भाई किराया बढ़ा भाई, ये हमारी कोताही है, इससे मस्जिद का भी नुकसान हो रहा है। सबसे पहला काम करना आपको ये है कि जो ऐसे इलीगल किराएदार आपने रखे होंगे उनका किराया लीज़ ख़त्म करें, नोटिस दे दो आप वकील साहब को बोल के कि भाई आपका जो किराया चल रहा है इतने सालों से, 1 साल से ऊपर है, हमको इसके पावर नहीं है, नए लीज रूल्स बन गए, नए लीज रूल्स के हिसाब से मुतवल्ली को 1 साल से ज़्यादा के पावर नहीं है, इसलिए आपका किरायानामा, हमारा एग्रीमेंट ख़त्म किया जाता है, इस तारीख तक आपका, इस तारीख से ख़त्म किया जाता है। इसके बाद आपको अगर किराए पर रखनी है तो आप हमारे साथ आके नया एग्रीमेंट करें 11 महीने का, वरना खाली कर दे। फिर वो आएगा तो ठीक है, नहीं खाली करेगा, नहीं आएगा तो वक्फ बोर्ड में उसकी कंप्लेंट रखिए, इंक्रोचमेंट, उसको इंक्रोचर डिक्लेयर करिए, उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप खाली नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, क्या एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो आपको इंक्रोचर करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फिर इंक्रोचमेंट डिक्लेयर कर दो उसको, और फिर वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन डालो कि ये इंक्रोचर है हमारी प्रॉपर्टी के, इनका कब्जा खाली करा के दो। तो आप जो वक्फ बोर्ड में टैक्स पे करते हैं ना, टैक्स पेमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, पैसे खर्चा करके दौड़ रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका ये फ़ायदा है
कि वक्फ बोर्ड आपको 6 महीने में आपका इलीगल इंक्रोचर को, किराएदार को खाली करा सकता है। मैंने कराए 6 महीने के डॉट, 6 महीने के अंदर मैंने किराएदार खाली कराए हैं। नागपुर की प्रॉपर्टी है, कई आपके चिखलदार की प्रॉपर्टी, खेतों का अपने कब्जे दिलाए, तो ये फ़ायदा है उसका। लेकिन उसके लिए आपको लीज़ की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी पोर्टल पर लीज़ की इन्फॉर्मेशन डालनी है। और इसके अंदर में, क्योंकि इसके अंदर वो पूछता है कौन से फाइनेंशियल ईयर का लीज़ का किराया कितना है, किराएदार कौन है, उसका एग्रीमेंट कब से कब तक किया हुआ है। तो एग्रीमेंट ये डालने के पहले आप उसके नए एग्रीमेंट बना लीजिए और उसके हिसाब से आप इस पर इन्फॉर्मेशन डालिए, ठीक है। तो करना पड़ेगा, हाँ आप करें एग्रीमेंट करके किए बगैर अगर आपने उसको इन्फॉर्मेशन डाल दी, हाँ तो 11 महीने का एग्रीमेंट करके पिछले डेट से करो, अगले साल तक के कर सकते हैं। अभी आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो अभी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको डालना पड़ेगा आपको। ये 1 अक्टूबर से लेकर के 1 अक्टूबर 25 से लेकर के तो 30 नवंबर 26 तक का हमारा एग्रीमेंट है, वो डालिए आप, नया करा लीजिए उससे। 90% लोगों ने जो प्रॉपर्टीज दी है रेंट पर विदाउट एग्रीमेंट है। हाँ विदाउट एग्रीमेंट, ये पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट आपको डालना, एग्रीमेंट पोर्टल पे बोल रहा है, किराया नाम डालेंगे, किराए का नाम डालेंगे, किराएदार का नाम डालेंगे। तो आप तो बताना, ये उसके लिए ये विंडो है एनक्रोचमेंट। अगर वो नहीं खाली कर रहा है, एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, तो इसमें उसकी इन्फॉर्मेशन डालिए। वो इंक्रोचर है, उसको डिक्लेयर करने पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपको इंक्रोचर डिक्लेयर किया जाता है और आपको खाली कराने का प्रपोजल हम वक्फ बोर्ड भेज रहे हैं। आपको करना है तो हमारे साथ एग्रीमेंट करो, नहीं तो इंक्रोचमेंट डिक्लेयर करो। इंक्रोचमेंट के सेक्शन में उनका नाम डालिए। और इंक्रोचमेंट 100 भी हो सकते हैं, 200 भी इंक्रोचर्स हो सकते हैं। उसमें इधर प्लस की बटन दी है उधर ब्लू वाली, उसके एक से ज़्यादा इंक्रोचर है तो उसका पूरा डिटेल डालना, कौन इंक्रोचर है, उसका नाम क्या है, उसका कितने एरिया इंक्रोच किया है, पार्शल है नहीं है, ठीक है, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है, ये आपको डालनी है। और इंक्रोचमेंट को हटाने के केस बना के आपको वक्फ बोर्ड में भेजनी पड़ेगी, तो वक्फ बोर्ड उसके केस चालू करेगा। पीछे लगना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड कभी कभी नहीं करता क्योंकि वक्फ बोर्ड में बहुत सुस्त काम चल रहा है। मैं खुद CEO रहता, मैं खुद बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, पिछले कुछ सालों से वक्फ बोर्ड में CEO एडिशनल चार्ज में चल रहे हैं, इसलिए वहाँ के काम बहुत सुस्त है। मैंने कई प्रपोजल भेजे इंक्रोचमेंट रिमूवल के, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी भी कार्रवाई होने के चांसेस कम है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जाकर सूट फाइल करना, ट्रिब्यूनल खाली करके देगा आपको, तो ये इसका फ़ायदा है। अच्छा, इसके बाद में इंक्रोचमेंट की डिटेल डालना है आपको। एलियनेशन का डिटेल, एलियनेशन किसको बोलते हैं? अगर गलती से आपके मुतवल्ली ने किसी ने वो आपकी प्रॉपर्टी बेच दी तो वो इलीगल है, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, तो उसको वापस लेना है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको एलियनेशन का एक सेक्शन है इसमें, उसमें डालनी है। एलियनेशन बोलते हैं इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी, उसको एलियनेशन बोलते हैं। इसके बाद में ये हो गया, अब आ गया इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर आप लोग, बहुत सारे लोग जो है रजिस्टर्ड लोग हैं वो ऑडिट कराते नहीं हैं। ऑडिट कराना चाहिए, ऑडिट करा के उसमें सब पूरा के पूरा ऑडिट रिपोर्ट डालना ही ज़रूरी नहीं है, हम 2-3 पेज भी डाल सकते हैं। अपलोड करना ये ऑप्शनल रखा हुआ है। जैसे इसमें जो बताया मैंने, जो रेड स्टार लगे हैं ना जहाँ, ये सेक्शन आपको भरना कंपलसरी है। जहाँ रेड स्टार नहीं है वहाँ पर आपको 0 भी डाल सकते हैं, आप खाली छोड़ सकते हैं। तो ये जो है इनकम एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, साल भरे का आपके इदारे का इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर कितना है, दोनों चीज़ डाले तो वो बचे हुआ नेट इनकम खुद कैलकुलेट कर लेगा। उसके ऊपर से 7% वक्फ फंड खुद कैलकुलेट करेगा और उसको आपको पूछेगा आप कितना वक्फ फंड आपने भरा है, वो आपका फिगर डालना है। तो आप कहा है कि 1 करोड़ रुपये मेरे मस्जिद की इनकम दी, 90 लाख रुपये खर्चा हो गया, 10 लाख रुपये बचा, 10 लाख के ऊपर में 7% क्या 70,000 रुपये वक्फ फंड हुआ, भरा मैंने कितना 25,000 रुपये, तो बाकी भरना है आपको, ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो है ना, ये जितनी इनकम एक्सपेंडिचर दिखाओगे वो पोर्टल ले लेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड वाले नहीं लेंगे। वो कुछ ही इनकम जो है वो एग्जाम्प्टेबल है, सारी इनकम एग्जाम्प्टेबल नहीं होती।
नहीं तो आप ज़ीरो कर देंगे, खर्चा पूरा दिखा दोगे, वक्फ बोर्ड को ज़ीरो पैसा मिलेगा। वक्फ बोर्ड के क्या इनके तनख्वाह नहीं मिलेगी बेचारों की, इब्राहिम साहब जो है बगैर तनख्वाह कराएंगे भी। तो ऐसा है, ये हो गया। अब आइए थोड़ा जल्दी करेंगे। 00 भी डाल सकते हैं आप इसमें, 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट डाल सकते हैं आपने, 22, 23, 24, 24, 25, कोई भी 1 साल का है तो भी डालिए, चल जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर डालिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब गवर्नमेंट लैंड के, हाँ ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। बहुत सारी मसाजिदें हैं गवर्नमेंट लैंड पर बनी हुई है, बहुत सारी नहीं, कुछ कुछ है जो नज़ुल की ज़मीनों पे या स्लम्स में बसी हुई है। वो पूछता है कि लैंड किसकी है, रजिस्टर्ड है तो भी लैंड तो सरकार की है। पहले वक्फ बाय यूज़र में हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सोच समझ के डालना है। आपने डाला है गवर्नमेंट लैंड है तो इंक्वायरी का सेक्शन अभी तैयार है, सेक्शन 3 है, इंक्वायरी शुरू हो सकती है। तीसरी चीज़ है इंक्रोचमेंट का बताया मैंने, लिटिगेशन का बताया, कहाँ क्या क्या केसेस चल रही है ये। फिर ये लिटिगेशन है, कितनी कोर्ट केसेस चल रही है, कौन से कोर्ट में चल रही है, कौन से स्टेज पर है, कौन सा ऑर्डर हुआ है, इसके डिटेल डालनी है। इसके बाद में लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड में यानी पटवारी का रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत का नहीं, पटवारी का रिकॉर्ड या सिटी सर्वे का रिकॉर्ड, उसमें आपके प्रॉपर्टी का जो डिटेल है, लैंड रिकॉर्ड्स है, 7/12 है या प्रॉपर्टी कार्ड है, वो आपको इसमें अपलोड करना है। उसके दिशाएँ वगैरह, बाउंड्रीज वगैरह बताकर उसको अपलोड करना है। इसके बाद में इसके फ़ोटो वगैरह जो है ना, वो जो जियो टैगिंग, मस्जिद है तो मस्जिद का फ़ोटो, कब्रस्तान कब्रस्तान का फ़ोटो, वो ऑप्शनल है, चाहे तो कर सकते हैं आप, चाहे तो नहीं कर सकते, अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड फ़ोटो। फिर डिटेल सर्वे के बारे में डिटेल डालना है कि सर्वे हुआ था कि, जैसे मैंने बताया 99 में सर्वे हो गया है, सर्वे का फिर वो डिटेल पूछता है, सर्वे नंबर क्या है, प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, ये वगैरह, वो वक्फ बोर्ड से आप पूछ सकते हैं। फिर वो गैजेट नोटिफिकेशन पूछता है, जैसा मैंने बताया गैजेट पब्लिश किया था, वो आपको वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो ये वक्फ ऑफिस वाले आपको बता देंगे। म्यूटेशन का डिटेल, म्यूटेशन कौन सा है, ये सिटी सर्वे में, जैसा अभी किसी ने बताया मुझे, यहाँ बताया है कि वहाँ किसी ने भी सवाल किया कि साहब 50 साल पहले हमारी कब्रस्तान को ज़मीन किसी नवाब साहब ने वक्फ की थी, लेकिन वो सिटी सर्वे में उसका नाम ही नहीं आया, 7/12 में उसका नाम ही नहीं आया। कब्रस्तान तो है लेकिन 7/12 में उसके अब्बा दादा का नाम चल रहा है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है। अगर उस वाकिफ़ जिंदा भी नहीं है तो अब वक्फनामा कौन बनाएगा, उसके जो है हाँ वारिस है, उनसे तो भी वक्फनामा आपको लिखा के लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका म्यूटेशन नहीं होता। ये म्यूटेशन आपने सिटी सर्वे में या 7/12 में करवा लेना चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि जो प्रॉपर्टी आपको वक्फ हुई थी उसका म्यूटेशन आपने कराया कि नहीं कराया, ये अच्छे के लिए है अपना। अब एक दो चीज़ें बची है बस। बाउंड्रीज यहाँ फिर पूछता है म्यूटेशन के बाद में, 3 जगह बाउंड्री पूछता है। अब ये पूरी अगर आप इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आखिरी में ऐसा, ये प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने बताई उतनी है, इतनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आखिरी में पूछेगा वो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है पोर्टल पे उसको मैं कंफर्म कर दूँ क्या, ये पूछता है। आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव दिस डिटेल्स। वैसा सेविंग तो आप हर स्टेज पे कर सकते हैं, सेव करके रखिए आप। अब आप बोलेंगे कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन सेव कर लीजिए आप, तो ग्रीन बटन दबाएंगे, यस प्रोसीड, तो पूरी इन्फॉर्मेशन जितनी आ डाली वो पूरी सुरक्षित हो जाएगी। और आपने नहीं बोला तो पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन डाली सब कैंसिल हो जाएगी, फिर से आपको भरना पड़ेगा। तो ये है। इसके बाद में आपने यस कर दिया तो अब पूछता है कि आपने एक प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन डाली है, अब तुम्हारे पास दूसरी और प्रॉपर्टी है क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन डालने की है क्या, तो पूछता है प्रॉपर्टी ऐड कन्फर्मेशन, प्रॉपर्टी और ऐड करना है क्या, तो आपने बोला यस। जैसे ही बोला तो यहाँ जैसे यस करेंगे तो फिर नई वो प्रॉपर्टी से यहाँ से भी शुरुआत किए थे, प्रॉपर्टी ओरिजिनल प्रॉपर्टी डिटेल वहाँ से शुरुआत होगी, फिर उस प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल वैसे ही भरना पड़ेगा, वो इंक्रोचमेंट लीज सारे के सारे भरना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आखिरी में एक स्लाइड आती है, वो है डिक्लेरेशन की। वो आपको 10 सवाल पूछता है, 10 सवाल पूछता है कि, और उसके बाद में आपका डिक्लेरेशन मांगता है आपका
आपने देखा ना कोई भी डिक्लेरेशन रहता है आखिरी में पहली, तो ये सब पूछता है कि पहले हैव यू बीन कन्विक्टेड मोर देन वंस ऑफेंस पनिशेबल, आपको कभी कोई सज़ा हुई है कि मुतवल्ली रहते हुए? मुतवल्ली रहते हुए अभी कभी किसी वर्क प्रॉपर्टी को इंक्रोचमेंट किया क्या आपने? कभी जेल गए थे क्या आप? कभी डिस्क्वालीफाई किए थे क्या आपको? ऐसे सवाल पूछता है आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के, तो उसको अब सब नो 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 करना है। अगर किसी को सज़ा हुई होगी तो यस करिए, आपको हटा देंगे वो मुतवल्लीशिप से। तो इसके बाद में डिक्लेरेशन एक्सेप्टेंस पूछता है। एक्सेप्टेंस अब ये बोल रहा है कि आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन डॉक्यूमेंट इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी इंफॉर्मेशन मैं डाली है ऊपर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही है, इसकी मैं गवाही देता हूँ। और उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे, तो अब आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट होगी। जिम्मेदारी आप पर आ गई कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है सही है, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको एडिशनल डिटेल तो हो गया। हाँ, अब आपको प्रॉपर्टी डिटेल डाल दिया तो एक बॉक्स खुलेगा। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी डिटेल डाली आपने, समझो 6 प्रॉपर्टी का डिटेल डाला, तो ये हर प्रॉपर्टी का यह दिखा रहा है, यह 7 प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसका पूरा वो दे रहा है, क्या क्या प्रॉपर्टी थी, कब्रस्तान थी, आशुरा खाना था, मस्जिद थी। और आखिरी में देखिए वो जो कॉलम है इसमें ग्रीन, येलो और ब्लू बटन दिखी है, उसमें अगर आप ग्रीन बटन दबाएंगे तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी है आपने उसका पूरा समरी मिल जाएगी। उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस बटन है, अगर उस प्रॉपर्टी की और कोई इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है और ऐड करनी है तो प्लस बटन पे जाके आप कर सकते हैं। बाकी सेक्शन में आप ऐड नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन फाइनली सबमिट होने के पहले। हाँ, ये अभी यहाँ पर करेंगे, एडिट नहीं होगी, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है तो यहाँ होगा। तो इसलिए सेव करने के पहले सोच लीजिए सही करा कि नहीं किया, सेव करके रखिए। फाइनल सबमिशन के पहले चेक कर लीजिए कि आपने इन्फॉर्मेशन कहीं किया। अगर गलत हो गया तो ये इब्राहिम साहब के पास जाने का बाद में बोला साहब ने इन्फॉर्मेशन गलत डाली है, आप चेक कर रहे तो आप ज़रा चेक करके करेक्ट कर दीजिए इन्फॉर्मेशन में, तो वो कर देंगे करेक्ट, ठीक है। तो ये बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपने की है, मेरा एक लास्ट साइड रही पूछिए, फिर नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। फाइनली सबमिशन होने के बाद एडिट नहीं होगा, वो एडिट करेक्शन करेगा सिर्फ चेकर या अप्रूवर। चेकर करेक्शन कर सकता है, वो आपको बुला के वो अलाउ करेगा, तब आपको जाकर इन्फॉर्मेशन का आप करेक्ट कर पाओगे, नहीं तो आपको करेक्ट नहीं करते। नहीं तो हर कोई दूसरे दिन इन्फॉर्मेशन बदल देगा अपनी कि हमने ये गलत डाला था। इसलिए इन्फॉर्मेशन डालने के पहले सोच लीजिए पहले। तो ये हमने सारे डिस्कस किए, 10-12 कॉलम है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है काम। क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, मुतवल्ली का रजिस्ट्रेशन, वर्क प्रॉपर्टी, इंक्रोचमेंट, वाकिफ़ का डिटेल, इनकम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट लैंड लीज का, लिटिगेशन का, लिविंग रिकॉर्ड, फील्ड सर्वे और डिक्लेरेशन, इतनी चीज़ें आपको डालनी है। ये अगर जब स्टार्ट करेंगे ना आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। मेरे ऑफिस में ये काम चल रहा है रोज़। किसी का तो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, लीज नहीं था, वो तो 15 मिनट में, आधे घंटे में काम खत्म हो जाता। और आपके पास में इंक्रोचर भी है, केसेस भी है, तो आपको 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये इस तरह से आपको ये हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने सब बताई आपको, कुछ चीज़ें समझी, कुछ नहीं भी समझी होगी। तो अभी आपको आप कहाँ जाएंगे, तो हेल्प मैनुअल, इसी पोर्टल में जब पहला पेज खुलता है तो ये जो राउंड किया हुआ है यूज़र मैनुअल दिया है यहाँ, इसको खोलेंगे आपको तो पूरा दिया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसी डालनी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हेल्प है उसमें। उसके अलावा वहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, पीछे में 1800, 110, 150 और ईमेल दिया है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ चलता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता बंदा। मैंने करके देखा उसको, क्या करना है। हाँ, इंक्रोचमेंट वगैरह डिटेल आपको पहले डालना है, फाइनल सबमिशन के पहले।
नहीं तो आप उसको फाइनली सेव मत करो ना, वो जितनी इन्फॉर्मेशन डाली हो सेव, हर इन्फॉर्मेशन पे सेव की बटन आती है, फाइनल सेव मत करो आप। लेकिन हर सेक्शन पे सेव के बटन आप तो इन्फॉर्मेशन आपकी जमी रहेगी, आपके अकाउंट में दिखाती रहेगा वो। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो विंडो है ना, उसमें आपको दिखती रहेगी वो। फॉर एग्जांपल मेरे को 5 सितंबर 5 दिसंबर के बाद में डालने की रिपोर्ट मेरे के लिए नहीं होता है। 5 दिसंबर के बाद अगर रिपोर्ट में डालनी नहीं होता, नहीं, फिर नहीं होगा, फिर आपको वो आपका चलेगा नहीं वो यूज़र। सरकार ने अगर उसको एक्सटेंड नहीं किया, खोला नहीं रखा, तो वो पोर्टल रहेगा नहीं चालू 5 दिसंबर के बाद में। वो सिर्फ चेकर के लिए चालू रहेगा और उसके लिए रहेगा, अप्रूवल के लिए रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। पोर्टल पे रहेगी वो, पोर्टल के में एक्सेस रहेगा वक्फ बोर्ड को और स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो एडमिन में 2 बटन थी ना इसके अंदर में, एक इधर रजिस्टर था, एक में एडमिन था, तो एडमिन के वो बटन वो उनको रहेगा एक्सेस, वक्फ बोर्ड को एक्सेस रहेगा। बताता हूँ मैं। आखिरी स्लाइड ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो पोर्टल का हेल्प डेस्क है, उसका ये नंबर है, उसका ये ईमेल है, आप ईमेल लिख के भेज सकते हैं। हेल्प डेस्क को कॉल करके देखिए, मैंने जितने बार कॉल किया मेरे को रिप्लाई नहीं आया, आपको आ जाएगा तो किस्मत वाले आप। अगर इस पर भी नहीं मिलता तो आपके डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर है, इनसे कांटेक्ट करिए। ये भी नहीं मिलते तो मेरे दोनों नंबर है, मेरे नंबर पे किसी भी कॉल कर सकते हैं और आप फुल। ये हो गया मेरा प्रेजेंटेशन और मेरा ख्याल है 40 मिनट में हो गया, 15 मिनट बाकी है, तो आप बताइए, आपका एक सवाल ले सकते हैं। वर्क बाय यूज़र के लिए कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं होते। एक मिनट, सर का नंबर मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए प्लीज़, बैठ जाइए 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाइए आप। 8237 ये फोटो ले लो ना, फोटो 8237381565 8237381565। एक दूसरा व्हाट्सअप नंबर है 9423419964। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।